वेलकम बैक दोस्तों। रिसेंटली मैंने ये मूवी देखी, पता नहीं क्यों देखी लेकिन देख ली। अगर देख ली तो सोचा चलो दिखा दूं। तो मूवी का नाम है लिसा और एक तमिल हॉरर मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। इस मूवी की खास बात यह है कि एक 3D मूवी है। इस मूवी में काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको 3D प्लस हॉरर का एक्सपीरियंस देंगी। और मैंने इस मूवी को 2D में ही देखा, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने है तो प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत में ही एक पुट्टी को दिखाया जाता है और इसी का नाम है लिसा। लिसा की एक माँ होती है और इसका नाम है शोभा। तो शोभा अपनी बेटी को अपने बारे में बताने लगती है कि शोभा लव मैरिज किया था। शोभा के माँ बाप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी शोभा ने ये शादी की और अपने घर से भाग गई। और जब लिसा 2 साल की थी तब लिसा की फादर की डेथ हो गई और शोभा ये समझती है कि ये शायद इसके पेरेंट्स का ही श्राप होगा जो इसके पति को इस दुनिया से ले गया। और यहाँ पर एक और बात यह है कि लिसा यूएस जाने वाली है और इसके लिए लिसा ये चाहती है कि शोभा फिर से शादी कर ले, लेकिन शोभा को फिर से शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो एक दिन लिसा अपनी माँ से कहती है, क्या मैं मेरे नाना नानी को कन्विंस करूँगी तब तो तुम शादी के लिए मान जाओगी ना माँ। तो शोभा कहती है, मेरी शादी को तो दूर की बात है, पहले तुम तुम्हारे नाना नानी को कन्विंस करो मुझसे बात करने के लिए, तब मैं जाके आगे का सोचूंगी। तो इस तरह से शोभा लिसा को जाने के लिए परमिशन दे देती है, क्योंकि शोभा जब अपने घर से चली गई थी उस दिन से लेते हुए आज तक शोभा ने अपने पेरेंट्स से बात तक नहीं की। उसके बाद लिसा का एक जूनियर फ्रेंड होता है जिसका नाम है जगदीश, शॉर्टकट में जग्गू। और इसे फोन करके लिसा बताती है कि जल्द से जल्द तुम अपना बैग पैक करो, हम 5 दिन के लिए वेस्टर्न घाट्स जा रहे हैं मेरे नाना नानी के पास। तो सेम उसी तरह ये दोनों वेस्टर्न घाट्स के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर सच में बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो ये दोनों एक बंदे को गाड़ी से ठोक देते हैं और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो बंदा नाटक कर रहा था। और मूवी के दरमियान में भी हमें ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली एक डॉक्टर है, वहाँ का लोकल डॉक्टर जो जड़ी बूटियों का इलाज करते हैं ना वगैरह। उसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद इन दोनों की कार कहीं पर रुक जाती है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जग्गू की कार एक्चुअली डीजल कार है, लेकिन जग्गू ने इस कार में पेट्रोल डाला, इससे अच्छा मूड देता उसमें। तो खैर मैकेनिक उन दोनों से कहता है कि कार को ठीक होने में तकरीबन 5 दिन लग जाएंगे, कार को तुम यहीं पर रखो। उसके बाद ये दोनों पैदल निकलने लगते हैं और फाइनली थोड़ी दूर चलने के बाद लिसा और जग्गू ये दोनों उस घर के पास आ जाते हैं। और सच में ये घर गाँव के बहुत दूर होता है। जब ये दोनों इस घर के आसपास चेक करने लगते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता कि तभी वहाँ पर 2 बूढ़ा बूढ़ी आते हैं। बूढ़े का नाम है धनुंजय, शॉर्टकट में डीजे, और बूढ़ी का नाम है शारदा, शॉर्टकट में सारा। इन दोनों को देख के लिसा अपने बारे में बताने लगती है कि मैं शोभा की बेटी हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो शोभा का नाम सुनते ही ये दोनों कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते, वो अपना मुंह फेर के अपने घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन डीजे इन दोनों को अपने घर में रहने के लिए परमिशन दे देता है। यहाँ आने के बाद जब ये दोनों अपना फोन को चेक करते हैं तो इनके फोन में सिग्नल नहीं होता। तो सारा लिसा को बताने लगती है कि यहाँ पर नेटवर्क कभी कभार आता है क्योंकि थोड़ा जंगली इलाका है ना। लेकिन उसके बावजूद भी लिसा अपनी माँ को मैसेज सेंड कर देती है व्हाट्सएप में और अपनी माँ को बताने लगती है कि माँ मैं यहाँ पर सेफली आ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी नाना नानी तुमसे बहुत गुस्सा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को मना लूंगी। खैर उसके बाद उसी दिन रात लिसा सारा से अपनी माँ के बारे में बताने लगती है और उस वक्त सारा का बिहेवियर कुछ अजीब का होता है। मतलब अभी सारा उस चेयर पे बैठी थी, लेकिन जब लिसा अपना सर घुमा के देखती है तो सारा उस चेयर पे नहीं होती, वो स्टेप्स के पास होती है। फिर थोड़ी देर बाद जब लिसा उस स्टेप्स के पास देखती है तो सारा वहाँ पर भी नहीं होती, वो फौरन अपने प्लेस बदल चुकी होती है। और देखते ही देखते सारा अपने हाथ में चाकू लेकर लिसा के गले के पास रख देती है और उसे कहती है, चुप रहो, एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालो। तो फौरन लिसा अपना मुंह बंद कर देती है। उसके बाद सारा उस चाकू को नीचे फेंक के वहाँ से चली जाती है। तो लिसा यही बात डीजे से आके पूछने लगती है, क्यों सारा नानी बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही है, और जब मैंने मेरी मॉम का नाम लिया तो वो तो बहुत गुस्सा हो गए। तो डीजे लिसा से कहता है, तुम्हारी माँ ने जो काम किया उसकी वजह से सारा बहुत टूट के बिखर गई थी और अभी भी तुम्हारे नानी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। खैर इसी बातों ही बातों में डीजे उन दोनों को बताने लगता है, अब जाओ जाके सो जाओ, और हाँ याद रखना रात के 10 बजे के बाद अपने रूम से कोई भी बाहर नहीं आएगा और अपनी रूम की लाइट ऑफ ही रहेगा। तो जब लिसा और जग्गू ये दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो जग्गू को नींद नहीं आती, वो बस ऐसे ही घूमने के लिए नीचे आता है हॉल में। तो अचानक से वो रेडियो प्ले होने लगता है और देखते ही देखते जग्गू के सामने एक अजीब की आकृति आती है
जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जग्गू का वो एक नाइटमेयर था। लेकिन यही बात चेक करने के लिए जग्गू रियल में हॉल में जाता है। देखिए, इसी को कहते हैं खुजली, मतलब क्या जरूरत है। तो हॉल में आने के बाद जग्गू को कुछ हॉरिबल थिंग्स नजर आने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सारा सब कुछ इसका वहम था जो लिसा ने आके जग्गू को समझाती है। और दूसरे दिन सुबह जग्गू ये देखता है कि डीजे अपने हाथ में गन लेकर अपने मुंह में फायर करने की कोशिश करता है। ये देखकर जग्गू बहुत घबरा जाता है और वो फौरन डीजे को आवाज लगाने लगता है। लेकिन तभी डीजे उस गन को जग्गू के ऊपर पॉइंट आउट करने लगता है। वो देखकर जग्गू बहुत घबरा जाता है और फौरन वो लिसा के पास जाता है और जो कुछ हुआ लिसा को बताने लगता है। तो लिसा जग्गू को बताने लगती है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेरे नाना एक्चुअली एक रिटायर्ड कर्नल थे, तो ऑफ कोर्स उनके पास गन तो होगी, वो उनसे खेल रहे होंगे। और इसी दिन रात जब ये चारों बैठकर कैरम खेल रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि डीजे और सारा का बिहेवियर कुछ अजीब का होता है। मतलब इन दोनों का बिहेवियर कोई आम इंसानों जैसा नहीं था। खैर, कैरम वगैरह खेलने के बाद ये दोनों फिर से अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। तो जग्गू को फिर से हॉल में कुछ आवाज आने लगती है। तो जग्गू डरते हुए फिर से वो हॉल में आने लगता है और देखते ही देखते जग्गू के सामने एक अजीब की आकृति आ जाती है, जिसकी वजह से जग्गू उसी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में उसे होश भी आ जाता है। खैर, दूसरे दिन जग्गू ये देखता है कि लिसा आधी रात को उठ के हॉल में जाके अपने हाथ में चाकू लेती है। चाकू लेने के बाद लिसा उस घर के इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। लेकिन जब जग्गू लिसा से पूछने लगता है तो लिसा अपने साथ जो इंसिडेंट हुआ वो जग्गू को बताने लगती है कि एक दिन जब लिसा अपने कमरे से बाहर आई तो लिसा उस दीवार पर कुछ नाखूनों के निशान देखती है, जैसा लगता हो कोई जानवर ने इस दीवार को खरोचा होगा। और जब लिसा अपने कैमरे को चेक कर रही थी तो लिसा को उस कैमरे के थ्रू उस शेर में एक अजीब की आकृति दिखी। लेकिन जब वो नॉर्मल से देखती थी तो उस शेर पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन तभी उसके साथ ये हादसा पेश आता है और लिसा को लगता है कि इस घर में कुछ ना कुछ है और इसीलिए लिसा इस घर की वॉचमैन बन गई। और तब जाके जग्गू की बातों पर लिसा को भरोसा होने लगता है। लेकिन ये दोनों वॉचमैन की जॉब करने के बजाय एक छोटा सा प्लान करते हैं। लिसा अपने कैमरे को उसी हॉल के पास रख देती है रिकॉर्डिंग के लिए। और जब ये दोनों अपने कमरे में होते हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनके कमरे के बाहर कोई घूम रहा है। तो लिसा धीरे धीरे करते हुए उस दरवाजे के पास जाती है। लेकिन तभी वही चाकू उस दरवाजे के थ्रू पार हो जाती है और जस्ट मिस होता है लिसा को काटने में। ये देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं और फौरन पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस तरफ हॉल में कोई शख्स उस कैमरे को फोड़ देता है चूकना-चूर। खैर, दूसरे दिन सुबह जब ये दोनों इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अचानक से टीवी ऑफ ऑन होती रहती है। तो जग्गू उस टीवी को ऑफ करने के लिए धीरे धीरे उस टीवी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। और जब जग्गू उस टीवी पर हाथ रखने ही वाला होता है कि तभी उस टीवी से एक भयंकर हाथ आता है और जग्गू का हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हाथ भी एग्जिट हो जाता है। खैर, उसके बाद यहाँ पर लिसा का वो व्हाट्सएप मैसेज शोभा को मिल जाता है जो लिसा ने 3 दिन पहले अपनी माँ को सेंड किया था। पहले तो शोभा इस मैसेज को थोड़ा गौर नहीं करती, लेकिन जब शोभा इस मैसेज को दूसरी बार देखती है, उस क्लिप को दूसरी बार देखती है तो शोभा को सारा दिखती है। तो शोभा उसी वक्त लिसा से पूछने लगती है, मैसेज करती है कि ये औरत कौन है। तो यहाँ पर जग्गू इन हादसों को देखकर बहुत घबरा जाता है और वो डिसाइड हो जाता है कि वो अपने घर फौरन चला जाएगा। लेकिन लिसा जग्गू को पकड़ लेती है कि तभी लिसा के फोन को उसकी माँ का वो मैसेज आता है और ये मैसेज देखकर शॉक में रह जाती है। अगर ये मेरी नानी सारा नहीं है तो ये औरत कौन है, और जो मेरा नाना डीजे है वो कौन है, आखिरकार मेरे नाना नानी कहाँ पर है। और तभी ये एक औरत पीछे के रास्ते से उस घर में आने लगती है। जब लिसा उस औरत से पूछने लगती है तो वो औरत लिसा को बताने लगती है कि कल मेरा हस्बैंड यहाँ पर आया था काम करने के लिए, मेरा हस्बैंड कारपेंटर है। तो लिसा उस औरत से कहती है, ऐसा कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया और तुम पीछे के रास्ते से क्यों आ रही हो। ये सुनने के बाद बेचारी वो औरत घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिसा और जग्गू ये दोनों अपने कैमरे की वो मेमोरी कार्ड उस हॉल में ढूंढने लगते हैं। तो उसी वक्त सारा आती है, लेकिन ये दोनों सारा को कुछ और बहाना बोल देते हैं। तो इधर उधर सर्च करने के बाद जग्गू को फाइनली उस कैमरे की मेमोरी कार्ड मिल जाती है और इस कैमरे में रिकॉर्ड हुए जो वीडियो क्लिप्स होते हैं उन क्लिप्स को 1 बाय 1 प्ले करने लगते हैं। और इन क्लिप्स को देखने के बाद इन दोनों को ये बात पता चलती है कि उस कैमरे को फोड़ने वाली और कोई नहीं सारा होती है। और सारा उस रात बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी और लिसा पर हमला करने वाली
सारा ही थी। सारा ने ही अपने हाथ में वो चाकू लेकर लिसा के दरवाजे के पास ठोक दिया। ये देखने के बाद ये दोनों डिसाइड हो जाते हैं कि पहली फुर्सत में ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। और यही बात लिसा अपने नाना से आके बताने लगती है कि डीजे हम दोनों को यहाँ से जाना होगा, कुछ काम पड़ गया, और वैसे भी मंडे मम्मी आ रही है। उसके थोड़ी देर बाद डीजे जग्गू को बुलाता है एक डेंजर गेम खेलने के लिए। और ये गेम कुछ इस तरह का होता है, जग्गू पहले डाइस को रोल करेगा और उस डाइस में जितने नंबर आएंगे डीजे उतनी बार अपनी चाकू को जग्गू के उंगलियों के बीच स्टैब करता रहेगा। इस तरफ मौका देखकर लिसा आउट हाउस में जाती है। यहाँ आने के बाद लिसा को सिग्नल जैमर दिखता है तो लिसा फौरन उस जैमर को ऑफ कर देती है कि तभी लिसा को काफी सारे मैसेजेस आने लगते हैं। और वहीं पर लिसा एक लाश को देखती है। ये देखकर लिसा बहुत घबरा जाती है और उसी तरह उस कमरे में काफी सारी लाशें होती है। ये सारी की सारी लाशें देखकर लिसा चीख मारने लगती है। लिसा की चिल्लाने की आवाज सुनकर डीजे अपने नाइफ को जग्गू के हाथ में चुभा देता है और डीजे लिसा की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर लिसा जिसे कॉल करना चाहती है वो उनको कॉल करने लगती है, मैसेजेस करने लगती है कि तभी वहाँ पर डीजे आता है और इन दोनों के बीच काफी सारी हाथापाई होती है। और इसी हाथापाई के दौरान डीजे लिसा को बेहोश कर देता है, वो नीचे पड़ी हुई रहती है। लेकिन तभी फौरन पता नहीं इसे क्या हो जाता है, लिसा अपने आप उठ खड़ीती है और डीजे को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है। और इस तरफ जग्गू के पास सारा भी आती है और जब सारा जग्गू को मारने ही वाली होती है तो जग्गू किसी भी तरह करके बच के उसी चाकू से सारा को मार देता है। उसके बाद क्या था, पुलिस डीजे को अरेस्ट कर लेती है और ये इंस्पेक्टर डीजे से पूछने लगता है, बताओ कौन हो तुम और उन सारे लोगों को तुमने क्यों मारा। तो डीजे उस इंस्पेक्टर को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि एक्चुअली इसका नाम राघवन है। राघवन की एक हेयर कट शॉप थी और उसी की मदद से राघवन ने अपने बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई की। लेकिन एक दिन इसका बेटा राघवन को किसी ओल्ड एज होम में छोड़ के यूएस चला जाता है सेटल होने के लिए। ये देखकर राघवन को बहुत अफसोस होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत होने लगती है। तो वहीं पर राघवन को ये औरत मिलती है। एक्चुअली इस औरत का नाम है नैन्सी। इस तरह से ये सारे के सारे बूढ़े लोग वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन पुलिस उस ओल्ड एज होम आई और वहाँ के ओनर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। और इसका केस ये था कि जो ओनर है वो मरे हुए लोगों की हड्डियों को बेच रहा था। मतलब इस ओल्ड एज होम में जो लोग मर जाते हैं ये ओनर उन मरे हुए लोगों के हड्डियों को बेच रहा था। ओनर गिरफ्तार होने के बाद कुछ दिन वहाँ पर पुलिस थी, कुछ दिन वहाँ पर डॉक्टर्स थे, लेकिन 3-4 दिनों के बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से चले गए और ये सारे के सारे लोग अकेले पड़ गए। इसी दरमियान में थॉमस का बेटा थॉमस के पास आया। मतलब थॉमस भी उसी ओल्ड एज होम में रहता था और थॉमस का बेटा ये चाहता है कि थॉमस की जायदाद इसके बेटे के नाम कर दे। लेकिन थॉमस ऐसा करने वाला नहीं था, क्योंकि थॉमस के बेटे ने थॉमस को अपने घर में रखने के बजाय वो इस ओल्ड एज होम में छोड़ के चला गया। लेकिन एक दिन थॉमस भी मर गया। थॉमस मरने के बाद थॉमस का बेटा देखने तक नहीं आया और तब से लेते हुए राघवन और नैन्सी ये दोनों डिसाइड हो जाते हैं कि जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ दिया था ये दोनों उन सारे लोगों को मार देंगे। इसी तरह से राघवन थॉमस के बेटे को मार दिया और अपने खुद के बेटे को भी मार दिया। उसके बाद पुलिस वाला राघवन को धनुंजयन और शारदा के बारे में पूछने लगता है, तुमने उन दोनों को क्यों मारा। तो राघवन पुलिस को बताने लगता है कि हमने उन दोनों को नहीं मारा, एक्चुअली वो दोनों हमारे ओल्ड एज होम के स्पॉन्सर्स थे और धनुंजयन को डायरी लिखने की आदत थी और इसी डायरी में धनुंजय अपने बेटी के बारे में भी लिखा था कि कैसे ये दोनों अपनी बेटी को लेकर बहुत दुखी थे। शोभा अपने घर से जाने के बाद धनुंजय कई सारी जगह फोन किया अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी शोभा के बारे में पता नहीं चला और ये दोनों इंतजार में रह गए कि इनकी बेटी अब आएगी तब आएगी। लेकिन इसी दरमियान में किसी बीमारी की वजह से शारदा की मौत हो जाती है और कुछ दिनों बाद वहीं पर धनुंजय की भी मौत हो जाती है। और कुछ दिनों बाद राघवन और नैन्सी ये दोनों इनके घर आते हैं स्पॉन्सरशिप मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए। यहाँ आने के बाद ये दोनों ये नज़ारा देखकर शॉक में रह जाते हैं और उसी वक्त राघवन धनुंजय के हाथ में जो डायरी होती है उस डायरी को पढ़ने लगता है। ये डायरी पढ़ने के बाद राघवन और नैन्सी ठान लेते हैं कि ये दोनों शोभा को भी मार देंगे। लेकिन काफी सारी जगह सर्च करने के बाद भी इन दोनों को शोभा के बारे में पता नहीं चला। लेकिन एक दिन शोभा की बेटी लिसा इनके पास आई और राघवन पुलिस इंस्पेक्टर को ये भी बताता है कि जब मैं लिसा को मारने वाला था तो मैंने ये देखा लिसा के शरीर में उसकी नानी आ गई थी, इसलिए मैंने लिसा को नहीं मारा। उसके बाद लिसा की माँ शोभा अपने घर आती है और ये सारा सब कुछ सुनकर शोभा बहुत अफसोस करने लगती है कि मैंने ही मेरे माँ बाप को मार दिया।
लेकिन अंदर से शोभा के माँ बाप की आत्मा शोभा को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।